नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करती हूं आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है रेरा एक्ट, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ये एक परचेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। तो चलो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रेरा को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि रेरा का मतलब क्या है और ये एक्ट क्यों बनाया गया। रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। इसका नाम ही हमें स्पष्ट कर रहा है कि ये रियल एस्टेट के लेन देन के साथ डील करता होगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी के लेन देन जैसे कि सेल और परचेस से डील करता है। रेरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट और मॉनिटर करता है। जैसे आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करने के लिए सेबी है, बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह रियल एस्टेट को मॉनिटर या रेगुलेट करने के लिए रेरा को 2016 में इंट्रोड्यूस किया, जिसका इफेक्ट पूरी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ा। आइए अब बात करते हैं कि हमें रेरा की जरूरत क्यों पड़ी या रेरा आज की तारीख में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हम बात करते हैं 2016 से पहले की, तो 2016 से पहले रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो बिल्डर्स, डेवलपर्स या प्रमोटर्स अपनी मनमानी करते थे। रेरा को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो इम्पोर्टेंट रीजंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, बिल्डर्स द्वारा एडवांस में मनमानी। दूसरा, पजेशन में देरी। तीसरा, आपके एडवांस का उपयोग कहीं और करना। चौथा, झूठे वादे या रॉन्ग कमिटमेंट्स अबाउट डिलीवरी। 5वें नंबर पर है विज्ञापन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगली जो मुश्किल 2016 से पहले थी वो थी कारपेट एरिया कहीं डिस्क्राइब नहीं था। 7वें नंबर पर है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। हमको इन पॉइंट्स को जानकर ये पता लगता है कि 2016 से पहले की सोचे तो खरीदारों को बहुत सारी, या फिर यूं कह लें कि अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आइए इन पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं ताकि रेरा आने के बाद हमें क्या फायदा हुआ आपको बेहतर समझ लग सके। सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी ऑफ पोजीशन के बारे में। जब रेरा नहीं बना था तब बिल्डर्स कुछ भी टाइम मेंशन कर देते थे फॉर डिलीवरी ऑफ पोजेशन कि आपको 4 साल या 5 साल में डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन एट दैट टाइम बिल्डर्स डिलीवरी में देरी कर देते थे। कई बार तो देरी एक्चुअल डिलीवरी टाइम जितनी भी हो जाती थी, जिसके कारण खरीदार को काफी मुश्किल होती थी और वो कहीं भी शिकायत नहीं कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा वह सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकता था, लेकिन उसमें भी समय ज्यादा लगता था और एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन रेरा आने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि बिल्डर्स अब जो टाइम मेंशन करेंगे उनको उसी टाइम पर डिलीवरी देनी होगी, और अगर किसी कारण से उनको एक्सटेंशन लेनी है तो उन्हें वैलिड रीजंस देके रेरा से अप्रूव करवा के ही एक्सटेंशन मिलेगी। तो यहाँ रेरा आने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि बिल्डर्स के काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी और खरीदार को घर समय पर मिलेगा। अब बात करते हैं बुकिंग के बारे में। पहले बिल्डर्स अपनी मनमर्जी से कुछ भी एडवांस डिमांड करते थे, जैसे कि 20%, 30% जो भी उनके मन में आता था वो उतना एडवांस बायर को देने को बोल देते। लेकिन अब रेरा आने के बाद वो बुकिंग केवल 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू और डील ही ले सकते हैं। उससे ज्यादा पेमेंट लेने के लिए उन्हें प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट बनाकर वो पेमेंट बायर से लेनी होगी। रेरा का बुकिंग के लिए ये लॉ बायर्स को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं आपके दिए हुए एडवांस बुकिंग की। पहले बिल्डर्स आपके दिए हुए एडवांस को अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर लेते थे, जिसकी वजह से बायर्स को डिलीवरी में देरी होती थी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए एडवांस दिया था पेमेंट वहां ना इस्तेमाल होके दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रेरा के मुताबिक बिल्डर्स को अब 70% पेमेंट एक स्केड्यूल्ड बैंक अकाउंट में जमा करनी होगी, जिसको वो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और 30% एडवांस को वो फ्री होल्ड यूज कर सकते हैं। अगला बेनिफिट रेरा आने के बाद जो हुआ है वो बिल्डर्स की फॉल्स प्रॉमिसेस को लेकर है।
पहले बिल्डर दिखाते कुछ और थे और डिलीवरी के टाइम डिलीवर कुछ और करते थे, जिससे खरीदारों को बहुत नुकसान होता था और कहीं न कहीं उन्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, क्योंकि उनकी पेमेंट बिल्डर्स के पास पूरी हो चुकी होती थी और वो चाहकर भी डिलीवरी की कमियों को लेकर कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन रेरा आने के बाद जो बिल्डर्स कमिट करेंगे, उन्हें वही प्रोजेक्ट बायर्स को देना होगा, नहीं तो बिल्डर्स को पेनल्टी लग सकती है। आइए अब बात करते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। पहले कभी-कभी बिल्डर्स कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश करते थे जो उनकी एक्चुअल डिलीवरी से मैच नहीं होते थे। बस सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स का यूज़ किया जाता था, जिससे बायर अट्रैक्ट हो सकें और उनकी सेल बढ़े। लेकिन रेरा ने अब क्लियर कर दिया है कि एडवर्टाइज वही होगा जो डिलीवर करना होगा। सुपर एरिया, कारपेट एरिया, ये सब आपने सुना होगा। 2016 से पहले कारपेट एरिया कहीं भी डिफाइन नहीं था, जिसका फायदा बिल्डर्स उठाते थे। जहां वो सुपर एरिया को भी कारपेट एरिया में कवर कर देते थे या कारपेट एरिया को भी सुपर एरिया में कवर कर देते थे, जिसका नुकसान फिर से खरीदारों को ही होता था। लेकिन अब रेरा के सेक्शन 2 में ये डिफाइन कर दिया है कि कारपेट एरिया क्या है और सुपर एरिया क्या है, जिसको बिल्डर्स कभी बदल नहीं सकते। एक बार जो कारपेट एरिया प्रोजेक्ट में बता दिया, उन्हें उसी कारपेट एरिया के साथ अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होगा। तो ये खरीदारों के लिए एक अच्छा बेनिफिट हुआ है रेरा के आने के बाद। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, अगर बिल्डर ने स्ट्रक्चरल बदलाव करने हैं तो अब रेरा के अनुसार 2/3 लोगों का तैयार होना अनिवार्य है, जिसके बाद ही बिल्डर स्ट्रक्चरल बदलाव कर सकता है, जो पहले नहीं था। आइए अब बात करते हैं बिल्डर्स के फायदे की, जो रेरा के आने के बाद उनको हुआ है। बिल्डर्स को पेमेंट का सबसे बड़ा फायदा हुआ है। पहले खरीदार किसी कारण से पेमेंट में देरी करते थे तो उसका प्रभाव बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन पर पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अगर बायर पेमेंट में देरी करता है तो उसको वही पेनल्टी परसेंटेज लगेगी जो बिल्डर को देर से डिलीवरी देने पर लगती है। तो यहाँ बायर के साथ साथ बिल्डर को भी फायदा हुआ है। अब आपको एज बायर रेरा के सबसे बड़े फायदे के बारे में बताते हैं। एक बार प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के बाद बिल्डर का काम पूरा नहीं होता उसको। रेरा के अनुसार 5 साल के लिए बायर को प्रॉपर्टी की वारंटी देनी होगी। इसका मतलब डिलीवरी होने के बाद भी प्रॉपर्टी में कोई कमी होती है तो बिल्डर को कमिटमेंट के अनुसार उसे पूरा करना होगा। तो यहाँ बायर्स के राइट्स को रेरा ने बखूबी ध्यान में रखा है। तो ये थी डिटेल रेरा के बारे में। और अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, या फिर रेरा में कौन आता है और किसको रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो रेरा हर राज्य के लिए अलग होता है और हर राज्य की रेरा के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो अलग है। रेरा में कौन रजिस्टर करेगा, उसके लिए जो कंडीशंस हैं, अगर 8 से ज़्यादा यूनिट है, यानी कि 8 से ज़्यादा फ्लैट्स या दुकानें या घर बना रहा है, तो उसको रेरा में रजिस्टर करवाना होगा। या फिर कंस्ट्रक्शन एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो उसको भी रेरा में रजिस्टर कराना कंपलसरी है। साथ में कोई भी जो रियल एस्टेट एजेंट है उसको भी इस सेक्टर में रहने के लिए अपने आप को रेरा में एजेंट के रूप में रजिस्टर करवाना होगा। अगर कोई बिल्डिंग रेनोवेट हो रही है और उसकी डिलीवरी नहीं होनी, इसका मतलब है कि उसको केवल दोबारा बनाया जा रहा है, तो वहाँ रेरा का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक रेरा एक्ट आपको आसान भाषा में समझ आ गया होगा। रेरा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने आज इसको बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े केसेस में किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर और वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।